मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने इसके छठे उपखंड का समापन कर दिया है और आज हम इसके 7वें उपखंड की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां उपखंड भी छठे उपखंड की तरह 3 भागों में विभक्त है। तो चलिए मेरे साथ 7वें उपखंड की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। 7वें उपखंड का विषय है प्रीति करे न कोय। तो इसका पहला जो भाग है उसका शीर्षक है उत्पल वर्णा। चलिए पढ़ते हैं इसे। सन 1970 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं बीए फाइनल की परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ था। लंका स्थित कैलाश भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए अपने 25 नंबर वाले कमरे का दरवाजा हमेशा खुला छोड़कर पढ़ाई किया करता था, ताकि बाहर से हवा का संचार होता रहे और उजाला भी साफ रहे। रात के समय लैंप जलाकर पढ़ता था। एक दिन शाम होने वाली थी। अचानक दरवाजे से आवाज आई, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं चारपाई पर उल्टी दिशा में खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा रहा था। किताब थी जॉन मिल्टन की लिसिडस। दरवाजे से आई आवाज के जवाब में मुड़कर देखा तो एक बहुत ही आकर्षक युवती खड़ी थी। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसे कमरे के अंदर आने के लिए कह तो दिया, किंतु बैठने के लिए झिलकी चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यूं ही कुछ बातें कर लेती हूँ। वह बताने लगी कि कलकत्ता से बीए की प्राइवेट परीक्षा देने आई है तथा उसके विषय थे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस। उन दिनों बीएचयू में लड़कियों को प्राइवेट पढ़ाने का प्रावधान हुआ करता था, अतः वह घर पर रहते हुए परीक्षा दे सकती थी। वह अपनी मां के साथ परीक्षाओं से करीब 2 माह पहले कैलाश भवन में किराए के मकान पर कमरा नंबर 27 में रह रही थी। उन दिनों कैलाश भवन में अक्सर वे लोग अस्थायी रूप से कमरा लेकर रहते थे जो बीएचयू अस्पताल में इलाज कराने आते थे। पहले मैं सोचता था कि वह लड़की अपनी मां का इलाज कराने आई होगी। आसपास रहने वालों से उसे पता चला कि मैं बीए की परीक्षा दे रहा हूं और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हूं। मेरे विषय थे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी तथा समाज शास्त्र। विषय मिलते जुलते थे, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी अलग थे। उसने कहा कि इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का कोर्स समझ में नहीं आ रहा। करीब आधे घंटे तक वह दरवाजे के बीच खड़ी होकर बातें करती रही और मुझसे पढ़ाई में सहायता करने के लिए कहा। सहायता की बात सुनकर मैं उत्तेजित हो गया था। मैंने कहा कि जो कुछ पढ़ता हूं उसे आपको बता दूंगा, किंतु पॉलिटिकल साइंस मेरा विषय नहीं है। फिर भी किताब से पढ़कर समझा सकता हूं। कल से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। ऐसा कहकर वे अपना नाम बिना बताए मुझे वापस मुड़ गई। बाहर झांकने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, किंतु सोचता रहा कि उसका नाम क्या होगा। उस रात कौतूहलवश ना तो सो पाया और ना कुछ पढ़ पाया। कल्पना का पहाड़ निर्मित होता रहा। बार बार ये ख्याल आता रहा कि उसका नाम मालूम होता तो उसे संबोधित करके शेक्सपियर, मिल्टन, बर्नार्ड शॉ, कीट्स, शैली आदि में जो कोर्स में थे उनके लेखन पर चर्चा करता। यद्यपि ये चर्चाएं अगले दिन से शुरू होने वाली थी, फिर भी ऐसा लगता था कि सब कुछ उस रात में ही संभव हो जाए तो कितना अच्छा होता, भले ही कल्पना में ही सही। उसने दरवाजे में जिस तरह खड़ी होकर पढ़ाई में मदद मांगी थी, मैंने महसूस किया था कि जैसे कोई ताजा फूलों का गट्ठर खुद पैदल चलकर आया हो जो हवा के झोंकों से अचानक उड़ गया। इसके पहले इतना लगाव किसी से भी नहीं हुआ था, शायद बुद्ध से भी नहीं। उस रात उसके द्वारा बोले गए सारे शब्दों को दोहराता रहा। बुद्ध से लगाव की बात बिल्कुल सही जान पड़ती है, क्योंकि पूरी आत्मकथा में बुद्ध के कई संदर्भों में उन्होंने कोट किया है बुद्ध को। इस बीच लंका की मुख्य सड़क से अचानक आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जाहिर है कोई मुर्दा मणिकर्णिका या हरीशचंद्र घाट की ओर ले जाया जा रहा था। मेरे लिए ये शब्द सुबह की आहट दे रहे थे। ऐसे नारे लगभग रोज ही लंका पर सुनाई देते थे। वहीं एक बार फिर अचानक रोज की तरह पास वाले सुंदर बगिया अर्थात नरिया मोहल्ले से कई मुर्गों की कुकड़ों की आवाज सुनाई दी। सवेरा निकट है कि कल्पना पर इन मुर्गों ने भी ठप्पा लगा दिया था। उस दौरान कैलाश भवन में मुश्किल से 200 मीटर दूर स्थित संकट मोचन मंदिर के घंटे भी बजने लगे थे। उस रात की सारी गतिविधियां आज भी याद हैं।
क्योंकि वो एक अनहोनी सी घटना थी उनके लिए कि एक खूबसूरत लड़की आकर उनसे पढ़ाई के लिए मदद मांग रही है। अभी तक जितना भी जिक्र आया है वो सब लड़कों का ही आया है, और या फिर परिवार की माँ और दादी का ही आया है। वह सवेरा मेरे इंतजार में हद से ज्यादा इसलिए शामिल हो गया था क्योंकि इसमें उसके आने की वादा जुड़ा हुआ था। दूसरे दिन करीब 10 बजे वह पिछली शाम की ही तरह दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर आने की बात करने लगी। उसके हाथ में सारे विषयों के पाठ्यक्रम थे। वह अंदर आकर मेरी चारपाई के गोड़वारी बैठ गई और मैं मुड़वारी। तो ये गोड़वारी और मुड़वारी किस घुटने मुड़ के बैठना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके आगे मैं नहीं समझ पा रही हूं। चौकड़ी मार के बैठना बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं। उसने कहा कि पाठ्यक्रम एकदम समझ में नहीं आ रहा। मैं उसकी सारी बातें सुनता जा रहा था, किंतु मेरा ध्यान उसका नाम क्या होगा इस पर लगा हुआ था। उस समय तक मैं बुद्ध साहित्य में वर्णित एक बुद्धकालीन बौद्ध भिक्षुणी उत्पल वर्णा यानी कि उपल बन्ना के बारे में पढ़ चुका था। तो उत्पल वर्णा उसका अपभ्रंश रूप हुआ कि वह अपने जमाने की अत्यंत सुंदर युवती थी जो अनगिनत राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव से ऊब कर बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षुणी बन गई थी, किंतु उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। इसलिए बुद्ध स्वयं उसकी शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। मुझे उनका नाम पूछने में हिचक हो रही थी, किंतु दिमाग में ये बार बार बात आती कि चाहे जो भी नाम हो मैं उसे उत्पल वर्णा ही जानूंगा। इस बीच में बोल पड़ी कि आपका ध्यान कहीं और जान पड़ता है। शायद उसने अपने को उपेक्षित समझकर यह बात कही थी। मैंने उसकी बातों का खंडन करते हुए कहा कि मैं पाठ्यक्रमों के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वह निधड़क बोल उठी कि 1 महीने तक पढ़ाने का 100 रुपया फीस के रूप में देगी। ऐसा सुनकर मैं अचंभित सा हो गया क्योंकि वह मुझे बस एक ट्यूटर समझ रही थी, और यहाँ पर ना जाने क्या क्या कल्पना तुलसी राम जी ने अब तक कर डाली थी। इसके बाद की सारी कल्पनाएं चकनाचूर हो गईं। मैं 100 रुपए देने की जिद करती रही और मैं उसका प्रस्ताव को ठुकराता रहा। मैंने उससे कहा कि आप मेरी क्लास फेलो हैं, इसलिए पैसे का प्रश्न नहीं उठता। इस बात पर वह राजी हो गई। फिर वह अपने आप बताने लगी कि उसके माता पिता मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, किंतु ईसाई धर्म को अपनाकर कलकत्ता चले आए हैं। पिता कलकत्ते में सरकारी कर्मचारी हैं। वह अब भी अपने परिवार के साथ रह रही है, इसलिए उसका असली नाम जाहिर नहीं करूंगा, अतः आगे से उसे उत्पल वर्णा नाम से ही संबोधित करूंगा। उत्पल वर्णा कहने लगी कि वह कुछ पढ़ती है, उसे याद नहीं रहता, इसीलिए वह चाहती थी कि अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में जो कुछ था उसे मैं हिंदी में समझाऊं ताकि वह अच्छी तरह आत्मसात कर सके। मैंने वैसा ही करना शुरू किया। ओथेलो, मैकबथ, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, लिसिडस और कीट्स और शैली की कविताएं आदि जो भी पाठ्यक्रम में शामिल था उन्हें मैं हिंदी में धीरे धीरे करके समझाता गया। इस तरह मुझसे पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ती गई। पॉलिटिकल साइंस बीए में मेरा विषय नहीं था, फिर भी उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबों को पढ़कर उसे सब कुछ समझाता गया। धीरे धीरे हमारी मित्रता गहरी होती गई। उसकी माँ मुझ पर बेहद विश्वास करने लगी। अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि वह कहने लगी कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो अच्छी तरह पास हो जाएगी, इसलिए मैं कलकत्ता वापस जा रही हूँ क्योंकि उत्पल वर्णा के पिता वहां अकेले पड़ गए हैं। वह वापस कलकत्ता चले गए। उत्पल वर्णा के साथ मैं भी बनारस कैंट स्टेशन पर उसे छोड़ने गया था। अपनी माँ के चले जाने के बाद वह मेरे ही कमरे में खाना बनाती और खाती। मेरे साथ लंका त्रिमुहानी के सब्जी बाजार से सब्जियां खरीदवाती। बनारस वालों को वह दृश्य बड़ा अचंभित करता। कई बार बोलियां भी सुनने को मिलती। बोलियों का मतलब यहां शायद ताने मारने से होगा। कैलाश भवन के उस 25 नंबर वाले कमरे में हम जब भी खाने जाते हमारे सामने दूसरी प्लेट नहीं होती, मतलब दोनों एक ही प्लेट में खा लिया करते थे प्रगाढ़ता के चलते। वे कहती कि बीए पास करने के बाद रेगुलर नाम लिखाकर एमए पॉलिटिकल साइंस से करेगी। वह मुझको भी अपने ही विषय में एमए करने को कहती। इसके पीछे उसका तर्क था कि बिना पढ़े ही आपको पॉलिटिकल साइंस का इतना ज्ञान है तो बाकायदा पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। वैसे मैं इंग्लिश में एमए करने का इरादा रखता था, किंतु उसकी बात मान गया।
कई सारे अचंभित कर देने वाले प्रसंग भी इस आत्मकथा में हमें पढ़ने को मिले हैं, जानने को मिले हैं। जैसे कि पढ़ना वे अंग्रेजी लिटरेचर चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ा। वे भी महज अपनी एक दोस्त के कहने पर। वे हमेशा कहती कि हम एक ही रिक्शे से क्लास आया जाया करेंगे। इन सारी योजनाओं पर उस समय पानी फिर गया जब मैं बीएचयू में चल रहे छात्र आंदोलन के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौका घाट वाले जेल के प्रसंग का यहां जिक्र है। जब मैं बीएचयू में चल रहे छात्र आंदोलन के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस साल परीक्षाएं देर से अगस्त 1970 में होने वाली थी। परीक्षाओं के दौरान मैं करीब 1 महीने तक बनारस के चौका घाट जेल में था। जैसा कि प्रशासन ने जेल से परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए पूरा 1 और साल बर्बाद हो गया। उस दौरान एक दिन उत्पल वर्णा मुझसे मिलने जेल में आई थी और इम्तिहान के दौरान मुझसे ना पढ़ पाने के लिए बहुत चिंतित हो उठी थी। वे बार बार कहती कि जमानत के लिए कोशिश करूंगी, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी का निर्देश था कि जमानत पर नहीं छूटना है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो ये एक अजीब बात है कि इतने बच्चों के भविष्य को ताक पर लगा दिया किसी पार्टी ने, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के चलते। वे बड़ा निराश होकर कैलाश भवन गई थी। मैं सितंबर 1970 के प्रथम सप्ताह में जेल से छूटकर आया तो पाया कि सारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। शीघ्र ही वह कलकत्ता वापस चले गई और ये कहकर कि रिजल्ट के बाद पुनः बनारस वापस आएगी और एमए में दाखिला लेकर पढ़ेगी। ऐसा ही हुआ। वह वापस आकर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने लगी। मैं बीए में ही लटका हुआ था, किंतु पहले की ही तरह वह मुझसे फिर पढ़ने लगी। शिक्षा के मामले में वह मुझे पूर्ण रूपेण निर्भर हो गई थी। यद्यपि इस बार वह महिला कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी थी, किंतु सारी दिनचर्या पहले की ही तरह शुरू हो गई थी। मतलब उन्हीं के कमरे में आना, खाना पकाना और फिर एक ही थाली में दोनों का खाना। दोपहर वाला खाना हमेशा वह मेरे साथ कैलाश भवन में खाती। मैं शाम के समय उसे हमेशा हॉस्टल छोड़ने जाता। वह शहर में जहां भी जाती मुझे साथ ले जाती। ऐसे अवसरों पर हम दशाश्वमेध घाट पर अवश्य जाते और देर तक गंगा का नजारा देखते रहते। कभी कभी नौका द्वारा मणिकर्णिका घाट तक जाते और वापस आकर दशाश्वमेध घाट पर गोलगप्पा खाना नहीं भूलते। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। इस बीच जाड़े के दिनों में मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज रहता था कि मैं मशीन की तरह बिस्तर से उछल पड़ता था। ऐसा लगता था कि जान अब नहीं बचेगी। मैं बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के स्टूडेंट वार्ड में भर्ती हो गया। करीब 2 सप्ताह अस्पताल में रहा। अनेक लोग मुझसे प्रतिदिन देखने आते थे, किंतु सबका ध्यान आकर्षित करती उत्पल वर्णा। मैं हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी का होल टाइमर बना था, इसीलिए कोई ना कोई मार्क्सवादी किताब मेरे पास अवश्य होती। अस्पताल में लेटे लेटे मेरे हाथ में जब भी कोई किताब देखती, उत्पल वर्णा उसे छीनकर बेड के पास सामने रखने वाले छोटे से रैक में डाल देती। उसने पहली बार जिन किताबों को छीना था उसका नाम था स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, जिसे लेनिन ने लिखा था, जिसे पढ़कर इनका जो नक्सलवाद आंदोलन को लेकर विचार था वो काफी स्पष्ट हुआ था कि उग्र रूप धारण करना चाहिए या नहीं, उग्रवाद के तौर पे नक्सलवाद कैसा होना चाहिए। किताब छीनते समय उसने कहा था कि जब तक अस्पताल में है तब तक बिना कुछ पढ़े मूर्ख बने रहिए। उसकी इस आत्मीयता ने मस्तिष्क को छू लिया था। एक दिन एक नर्स मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर इंजेक्शन रूम में ब्लड टेस्ट के लिए ले गई। उस दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी। व्हील चेयर पर मैं ज्यों ही ब्लड देकर बाहर निकला, उत्पल वर्णा अपना दुपट्टा मुझे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ी। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मानो मैंने एक नई जिंदगी ओढ़ ली। वह बड़ा ही मार्मिक पल था। वह मार्मिकता मेरे मस्तिष्क पर हमेशा के लिए आरूढ़ हो गई। इस घटना ने मुझे उत्पल वर्णा को कभी भी नहीं भूल पाने की स्थिति में पहुंचा दिया। उसके प्रति अटूट मोह यहीं से शुरू हो गया। वह कभी मुझसे अलग हो जाएगी, इस कल्पना मात्र से मेरा पूरा अस्तित्व दहल जाता था। उसके अंदर एक अजीब सा जादुई आकर्षण था। धीरे धीरे वह मेरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बनने लगी। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मतलब जब किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को कुछ भी और ध्यान नहीं रहता और एक दिन ना मिले, एक दिन ना देखें तो मन में बेचैनी बनी रहती है। जिस दिन उससे बातें नहीं कर पाता मुझे ऐसा लगता कि निराशा ने मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। जिस स्थिति में मैं अपने घर से भागा था
उसमें ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सब कुछ सपने जैसा लगता था। बीमारी की हालत में मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। अस्पताल में मैं जब भी उत्पल वर्णा से कहता कि मुझे अंदर से ठीक नहीं लगता, इसलिए शायद बहुत दिन तक जिंदा ना रहूं, इस पर वे लाख लाख रुपए की बाजी लगाकर कहते कि आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। उसकी ऐसी शर्त ने मुझे उसके प्रति हद से ज्यादा मोहग्रस्त कर दिया था। अस्पताल में उसकी सुबह शाम मेरे साथ ही होती। अस्पताल से निकलने लगा तो मेरे मस्तिष्क में यह बात गहराई से आ गई कि जब उत्पल वर्णा जैसा कोई साथी साथ में हो तो बीमार रहना ही बेहतर होता है। कालांतर में 1971 में उसकी एमए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त हो गई और वह वापस कलकत्ता जाने लगी। मैं उसके साथ बनारस कैंट स्टेशन गया। दून एक्सप्रेस में उसकी आरक्षित बर्थ थी। हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। कुछ यूं ही गपशप होता रहा। इस बीच गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले उसने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखकर अचंभित कर दिया कि मैं भी उसके साथ कलकत्ता चलूं। वह कहने लगी कि टीटी को 2-4 रुपए देकर साधारण टिकट बनवा लेगी और उसकी आरक्षित बर्थ पर आधा आधा लेटे कलकत्ता पहुंच जाएंगे। उसका यह नाटकीय प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उसके साथ कलकत्ता चल पड़ा। उस बर्थ पर हम आधा आधा लेटे थे, किंतु ट्रेन की यह यात्रा किसी शयन कक्ष में सोने से कम नहीं थी। तो अपने मनोभावों को, अपने मन में उठती कल्पनाओं को किस तरह उन्होंने शब्दों का जामा पहनाकर यहां प्रस्तुत किया है, ये बेहद खूबसूरत है। कि बर्थ पर आधा आधा लेटे थे और उस वक्त आधा आधा लेटने का मतलब एक दूसरे को छू भी रहे होंगे जिस्मानी तौर पर, और वो जो है बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कमरे में बिस्तर पर साथ साथ लेटना। और यहां पर थोड़ा सा मुझे अचंभित भी करता है ये प्रसंग कि किस तरीके से वे हर बात मान जाया करते थे इतनी सहजता से। सुबह हम हावड़ा पहुंचकर एक लोकल ट्रेन से कोई आधे घंटे की यात्रा के बाद ओल्ड जगाचा पहुंचे। वहीं पास में उसका घर था। उसकी मां अचानक मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वह कहने लगी थी कि 10 दिन यहां रहकर कलकत्ता खूब घूमो, फिर सभी एक ही कमरे में सोते। पहली ही रात को विचित्र नजारा प्रस्तुत हुआ। उत्पल वर्णा की 12-13 साल की लोपा नामक एक नौकरानी थी। वह जादू टोने में खूब विश्वास रखती थी। अतः वह जो ही बिस्तर पर गए, वे पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती हुई हम सबके ऊपर फूं फूं करके सरसों के दाने फेंकने लगी। अचानक मेरे मस्तिष्क में बंगालियों के बारे में प्रचलित अवधारणा की वो आदमियों को भेड़ बकरा बनाकर रखती थी आने लगी, जो बचपन में जब ये 5वीं कक्षा में भागने की कोशिश करते हैं और उनको ये ख्याल आता है कि यदि किसी ने भेड़ बकरा बनाकर रख लिया बंगाल में तब वे क्या करेंगे, वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं। मुझे अचंभित देखकर उत्पल वर्णा की मां कहने लगी कि घबराओ मत, लोपा सबके कल्याण के लिए सोने से पहले ऐसा करती ही है। उस रात को घटने वाली एक अन्य घटना ने मुझे और भी अचंभित कर दिया था। मैंने देखा कि उत्पल वर्णा के साथ उसके माँ बाप सोने से पहले खड़े होकर दिन भर किए गए क्रियाकलापों को दोहराते और ईसा मसीह से माफी मांगते। मुझे उसके पिता के मुंह से ये सुनकर हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि हे ईसा मसीह, मैंने ऑफिस में कई आदमियों से उनका काम करने के लिए 2-2 रुपया घूस लिया था, अतः मुझे माफ कर दो। ऐसी स्वीकारोक्ति उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो गई थी। उत्पल वर्णा भी कुछ बोलती, किंतु उसकी कोई बात साफ नहीं सुनाई देती। तो जिसे कहते हैं कन्फेस करना ईश्वर के सामने, तो ये वही प्रक्रिया रही होगी। उस समय ऐसा लगा कि उसने जैसे ईसा मसीह से उस रात इस बात के लिए माफी मांगी क्योंकि ट्रेन में एक ही बर्थ पर लेटे हुए वे मेरे साथ कलकत्ता आई थी। वह रोज स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने से पहले वह मुझे शाम को हावड़ा स्थित एक किताब की दुकान पर रोज आने को कहती ताकि वह मेरे साथ घर वापस आ जाए, साथ ही मेरा मन बहलाव भी हो सके। मैं वैसा ही करने लगा। वह हर शाम मुझे हावड़ा पुल पर पटरी पर लगी दुकानों से सब्जी मछली आदि की खरीदारी के लिए ले जाती। उन दिनों हावड़ा पुल का वह विशाल लोहे का कंकाल सही अर्थों में मोहजाल जैसा दिखाई देने लगा। कलकत्ता की पहली यात्रा से यात्रा बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें वह लटक कर पहुंचे थे। याद ही होगा आपको। उसके घर के पास
माल गोदाम जैसी शांति नाम का एक सिनेमा हॉल था जिसमें पुरानी फिल्में दिखाई जाती थी। उत्पल वर्मा ने मेरे साथ इस हॉल में 3 फिल्में देखी थी, जिसमें शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित देवदास भी शामिल थी। ये फिल्म को देखकर सारा हॉल रो पड़ा था। वह भी खूब रोई और मैं भी। उस दिन मेरे प्रवास का 9वां दिन था। 10वें दिन की सुबह जब वह कलाकार स्ट्रीट जाने लगी तो उसने कहा कि मैं हावड़ा ना आऊं और उसके बदले शाम को घर के पास ओल्ड जगाचा स्टेशन पर ही मिलूं। उस दिन मुझे आभास होने लगा कि कोई अनहोनी अवश्य होने वाली थी। शाम को जब वह ओल्ड जगाचा पर उतरी तो प्लेटफॉर्म पर एक पत्थर की पटिया वाली बेंच पर मुझे बैठने को कहा। फिर भी गोड़वारी मुड़वारी की स्थिति में बैठ गई। उसने अगले दिन का हावड़ा से बनारस तक का रेल का टिकट देते हुए मुझसे कहा कि एमए फाइनल में वे रेगुलर नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि स्कूल वाले उसे आगे छुट्टी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके आगे की बात कहकर उसने मेरे अस्तित्व को एकदम चकनाचूर कर दिया। उसने बताया कि उसका एक मित्र रांची में रहता है और वह परसों कलकत्ता आ रहा है, अतः आप कल बनारस चले जाइए। वह आगे बोली कि मैं चिट्ठी द्वारा आपको हमेशा बातचीत करती रहूंगी। मैं उत्पल वर्मा से बार बार पूछता कि उसके मित्र का नाम क्या है, वह क्या करता है, कैसा है, आदि आदि। वह उसके नाम पर हरदम मुझे भटका देती थी, जिससे मेरी उत्सुकता और बढ़ जाती थी। मैं उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, किंतु उत्पल वर्मा सब कुछ छिपाने पर आमादा थी। मैं जितना ही उसके बारे में जानने की कोशिश करता वह उतना ही छिपाती। इसके बाद हम ओल्ड जगाचा से उसके घर की आधा किलोमीटर की दूरी पर साथ साथ चले, किंतु यह पहला अवसर था जब हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसी शांति निश्चित रूप से प्रचंड कोलाहल मचा रही थी। अगले दिन वे ट्रेन पकड़वाने के लिए हावड़ा छोड़ने आई। हम आरक्षित डिब्बे में बैठे बैठे बातें करते रहे। वे अपने एमए फाइनल के पाठ्यक्रम को बातचीत का मुद्दा बनाना चाहती थी, किंतु मैं बार बार उसके भावी जीवन के मुद्दे पर उतर आता। इसके जवाब में वह कहती कि हम अगले जन्म में भी मिलेंगे। उसकी इस बात से मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो हावड़ा का पुल अभी अभी भरभरा कर मेरे सर पर गिर पड़ा और मैं पुनर्जन्म की स्थिति में आ गया। अगले जन्म में मिलने वाली बात को पहले भी उत्पल वर्मा ने कई बार दोहराया था, तो इसका मतलब शुरू से ही उत्पल वर्मा को ये आभास था, ये अंदेशा था कि इतना आगे वे प्रेम में बढ़ रही है तुलसीराम जी के साथ, लेकिन उसका होने वाला कुछ है नहीं नियति। यद्यपि मैं उस समय पूर्ण रूपेण कट्टर नास्तिक हो चुका था और आत्मा, परमात्मा तथा पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं से बिल्कुल मुक्त था, फिर भी कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वह सच बोल रही है। कोई हद से ज्यादा प्रिय व्यक्ति मस्तिष्क में बस जाए तो उसकी हर बात सच लगने लगती है। वास्तविकता यह थी कि इस जन्म में मिलकर भी उसका मिलना असंभव हो गया था। इसलिए अगले जन्म की बात कहकर वह मुझे एक मनोवैज्ञानिक झांसा देने लगी थी। उसकी एक अन्य बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह जानते हुए कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वह अक्सर मुझे कहती रहती कि जब मैं भी किसी देवालय से गुजरूं तो उसके आगे दुआएं मांगूं। कई बार मैंने ऐसा करके उसे बताता तो वह बहुत खुश हो जाती थी। बाद में मैं ये सोचकर अपराध बोध से पीड़ित हो जाता था कि एक लड़की के चलते आस्तिक क्यों बन जाता था। सही बात है। इस मानसिक हलचल के बीच जब ट्रेन चलने वाली थी तो हेमंते हंसते हुए उत्पल वर्मा ने अपने मित्र का आधा नाम बताया, सैमुअल। तो सारे फसाद की जड़ यही थी कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था और धर्म के बाहर शायद शादी करना गवारा ना हो या उसकी इजाजत ना हो। ना जाने क्यों मुझे ये नाम फर्जी लगा। अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी कह दूं, उत्पल वर्मा चल मेरे साथ, आरक्षित बर्थ पर आधा आधा लेटे बनारस पहुंच ही जाएंगे। इस बीच दून एक्सप्रेस चल पड़ी और उत्पल वर्मा प्लेटफॉर्म पर ही छूट गई। तुरंत मुझे असलियत का आभास हो गया कि प्लेटफॉर्म पर वह नहीं छूटी, मैं छूट गया। वह तो रांची पहुंच गई। कितनी खूबसूरती से अपने मन की व्यथा और उसके मन की दशा को इन्होंने दर्शाया है कि जब हम कहीं बहुत किसी प्रिय या किसी अजीज को विदा देकर आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दिल जो है उसी के पास छूट गया है। और वे रिश्ते में कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और वे जो है उत्पल वर्मा वे रांची पहुंच गई अपने सैमुअल के पास।
मैं उसे दृश्य पटल से ओझल होने तक ट्रेन के दरवाजे पर एकटक देखता रहा। वह हाथ हिलाती मेरी आंखों से ओझल तो हो गई थी, किंतु मेरे मस्तिष्क में उसका पूरा अस्तित्व बड़ी गहराई से उतर आया। आखिर वह आंखों का ही तो धोखा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते गई, बार बार मीराबाई की ये पंक्ति, नगा ढिंढोरा पीटती प्रीति करे ना कोय, मेरे मस्तिष्क को चीरती रही। बीच बीच में भिखारी ठाकुर की रैलिया बैरिन भई भी कानों में गूंजती रही। उन दिनों में व्यंग्यात्मक शैली में कविताएं खूब लिखा करता था, जो प्रकाशित भी हुआ करती थी। हावड़ा से चलकर जब ट्रेन बंडेल पहुंची तो मैंने एक कागज पर लिख दिया, मैं हो चुका हूं गलत फहमियों का इस कदर शिकार, जब कोई कान खुजलाने के लिए हाथ उठाता है तो मैं कहता हूं नमस्कार। ऐसे नमस्कारों ने मुझे जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिला। पहली बात यह अनुभव हुआ कि लगाव एक मानसिक भटकाव होता है। ऐसा ही लगा कि दुनिया को तमाम खामियों के लिए चाहे जितना भी कोसा जाए, किंतु जब वही दुनिया छूटने लगती है तो मोहवश उसे कसकर धरे रहने का मन करता है। उत्पल वर्णा मेरे लिए दुनिया का पर्याय बन चुकी थी। बुद्ध ने सच ही कहा था कि मोह से दुख उत्पन्न होता है। इन तमाम ख्यालों के बीच गाड़ी बर्दबान पहुंची, जहां 20 मिनट का हाल्ट था। संध्या होने ही वाली थी। मैं उदास खिड़की पर सिर ओंठ गाकर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उन दिनों रेलगाड़ियों की खिड़कियों में रॉड नहीं हुआ करते थे, पूरी खिड़की खुली होती थी। अचानक मेरी ही उम्र का एक लड़का मुझे कसकर एक चांटा मारकर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वे नक्सलवादी उग्रपंथ का जमाना था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मानो सैमुअल ने मुझे चांटा मारा हो। तो स्थितियों को कितने बारीकी से जोड़ते हैं। चाहे जो भी हो, असली चांटा तो उत्पल वर्णा का था। अब मैं अनुभव करने लगा कि आगे मैं यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि रेलगाड़ी मुझे अपने पीछे बांधकर ठिठुराती हुई बनारस छोड़ने जा रही थी। दूसरे दिन की सुबह बनारस में प्रवेश करने से पहले जब रेलगाड़ी गंगा पर बने राजघाट पुल पर पहुंची तो जलती चिताओं से उठते धुएं को देखकर मैंने एक बार फिर मणिकर्णिका की पहचान कर ली। इसके पीछे मैंने इतना उदास बनारस में कभी प्रवेश नहीं किया था। जब बहुत दिन तक उत्पल वर्णा की कोई चिट्ठी नहीं मिली तो मैंने उसे व्यंग्यात्मक शैली में एक और कविता लिखी। हुआ यह था कि कुछ पहले सोवियत संघ का लूना नामक अंतरिक्ष यान चांद पर उतरकर ढेर सारी सूचनाओं के साथ चांद की मिट्टी भी लाया था। मैंने लिखा, आपसे तो बेहतर है रूस का लूना, जो भेजता है समाचार रात चौगुना दिन दूना। इतना ही नहीं, वह ला देता है चांद की मिट्टी भी, और एक आप है जो भेज नहीं पाती एक चिट्ठी भी। यूं ही मेरी खाली खाली सुबह और सूनी सूनी शाम होती रही। इस बीच शाम इसलिए भी सूनी लगने लगी क्योंकि बनारस का सूरज गांव के मुर्दैया की तरह हजारों पक्षियों के कोलाहल के बीच नहीं डूबता था। वह चोर की तरह भागता नजर आता था। सारा समय कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमरी में जाता रहा। कभी मार्क्स आगे होते तो कभी बुद्ध पीछे, कभी क्रांति का भूत सवार होता तो कभी उत्पल वर्णा का। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मानो गलतफहमी जीने का सहारा बन गई हो। अंतोतगत्वा 1972 के नव वर्ष पर उत्पल वर्णा की एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि 16 जनवरी को उसकी शादी है। एकमात्र यह सूचना थी, निमंत्रण नहीं। मैंने तुरंत उपहार स्वरूप एक अच्छी बनारसी साड़ी पार्सल द्वारा ओल्ड जगाचा भेजी और जवाब में लिखा कि शादी के अवसर पर उत्पल वर्णा मेरी दी गई साड़ी को ही पहने। किंतु उस पार्सल के मिलने या न मिलने की कोई सूचना मुझे नहीं मिली। जाहिर है 16 जनवरी 1972 को रांची के किसी चर्च में घंटियां बज उठी होंगी और वे इष्ट देव की कसम खाकर उत्पल वर्णा सैमुअल की बाहों में अटक गई। मेरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्रा कक्षा में पढ़ाते हुए अनेक बार इस तथ्य को दोहराया करते थे कि रात में कौन लोग जागते हैं। उत्तर में वे बताते कि जोगी, भोगी, रोगी, वियोगी। तो यहां पर 4 लोगों का जिक्र है, जोगी, भोगी, रोगी और वियोगी। 16 जनवरी की रात ये चारों एक साथ मेरे मस्तिष्क में उभर आए थे। इन सब के भार तले में एकदम लस्त हो गया था। तरह तरह की कल्पना से सराबोर मैं सारी रात जागता रहा। बचपन से ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी विल पावर यानी इच्छा शक्ति थी, किंतु अब ऐसा लगने लगा कि मानो उस पर डाका पड़ गया हो। उनकी विल पावर ही थी जो उन्हें अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही और घर से वे भाग कर आ सके, अपनी पढ़ाई जारी रख सके, सब कठिनाइयों के बावजूद भी।
उस रात तनावग्रस्त होने के लिए उत्पल वर्णा नहीं बल्कि खजुराहों के मंदिरों की मूर्तियों की कल्पना ही काफी थी। अब मेरे सामने दो उत्पल वर्णा थी, एक 16 जनवरी के पहले वाली और दूसरी उसके बाद की। इन दोनों ने मिलकर मेरे अस्तित्व पर ऐसा हमला बोला कि मेरी आंखें विस्फोटित हो उठी। इसी स्थिति में दिन बीतते गए। मैं जब भी अपने उस कमरे में खाना खाता हमेशा इस अनुभूति से भावुक हो उठता कि उत्पल वर्णा अभी कहीं से टपक पड़ेगी। मेरे उस कमरे की खिड़की पर कबूतरों का बड़ा जमावड़ा रहता था। मैं हर रोज खाने का कुछ हिस्सा कबूतरों को आवश्यक खिला देता था, जैसा कि उन्हें संदेश वाहक कहा जाता है। अतः कभी ना कभी तो वे रांची या हावड़ा से कोई ना कोई संदेश अवश्य लाएंगे। चिट्ठी द्वारा हमेशा मुझसे बातचीत करती रहेगी। अपने इस वादे से उत्पल वर्णा हमेशा के लिए मुकर गई। आज भी वे सारे वृत्तांत ताजा लगते हैं। याद आने पर अक्सर संवेगात्मक भटकाव का शिकार हो जाता है। ऐसे अवसरों पर मुझे ऐसा लगता है कि मानो बर्फ हिमालय में नहीं बल्कि मेरी आंखों से पिघलती है। कितना बढ़िया जिक्र किया है कि किसी के इंतजार में इतनी बर्फ हो गई, आंखें इतनी पथरा गई हैं और उनका रोना है बिल्कुल जैसे बर्फ का पिघलना। ऐसा भी लगता था कि मिथक या किंवदंती गढ़ने वालों ने भूल से कह दिया कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। हकीकत तो यही रही होगी कि अपनी पार्वती के लिए शिव बहुत रोए होंगे, अतः गंगा उनकी आंखों से निकली होगी। मैं जैसे कभी कभी मुंबई या चेन्नई के किनारों पर खड़ा होकर समुद्र की असीमितता को देखा करता था, वैसे ही उत्पल वर्णा मेरे लिए असीमित थी। मेरे जिस मस्तिष्क में ईश्वर का प्रवेश हमेशा के लिए वर्जित हो गया था, उसमें वह बेरोक टोक प्रवेश कर जाती थी। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब किस्म का हीलिंग टच यानी घाव भरने की कला थी। वह मेरी वैकल्पिक जिंदगी बन गई थी। टीएस इलियट के शब्दों में, मैं टूटे हुए शीशे का गट्ठर बन गया था। उसके जाने के काफी दिनों बाद मैं जब 1975 के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर कलकत्ता गया, इस बार बीएचयू में नक्सलवादी आंदोलन पर पीएचडी करने के दौरान फील्ड ट्रिप पर 1 महीने के लिए नेशनल लाइब्रेरी से में आया था। जब 16 जून आया तो मैंने सोचा कि हावड़ा होते लोकल ट्रेन से ओल्ड जगाचा चलो, शायद कहीं आते जाते हुए दिख जाए। मैंने वैसा ही किया। ओल्ड जगाचा स्टेशन पर शाम के समय उसी पत्थर की पटिया पर मैं बैठ गया जिस पर 3 साल पहले उसने मुझे बनारस वापस जाने का टिकट दिया था। करीब आधे घंटे तक हावड़ा से हर आने वाली लोकल ट्रेन को मैं अपनी आंखों में समेट लेता था, किंतु वह अदृश्य बनी रही। उस समय बार बार एक 12-13 साल का लड़का मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा। वे लोहे की सिकड़ी में कोयला जलाकर चाय की केतली में घूम घूम कर छोटे छोटे मिट्टी के भरूखे में लोगों को चाय बेचता था। एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के बीच की दूरी तय करते हुए वे बड़ी सुरीली आवाज में कहा था, मुसाफिर जाएगा कहाँ। करीब आधे घंटे तक मैं उस पटिया पर बैठा रहा। थक हार कर उस लड़के से एक चाय लेकर पिया और बंडेल से तत्काल आने वाली ट्रेन से हावड़ा जाने के लिए सवार हो गया। ट्रेन 1 मिनट रुकने के बाद चल दी और एक बार फिर स्टेशन के किसी कोने से उस चाय वाले लड़की की स्ट्रीन होती आवाज सुनाई दी, मुसाफिर जाएगा कहाँ। मैं नए सिरे से मोहग्रस्त हो गया। मोह में तो जानवर भी एकाधिकारवादी बन जाता है, फिर मानव का क्या कहना। एकाधिकार समाप्त होते ही ईर्ष्या घेर लेती है। बुद्ध ने तो बहुत पहले ही चेता दिया कि ईर्ष्या से भी दुख होता है। जब मोह और ईर्ष्या एक साथ हमला बोल दें तो दुख का निवारण या निर्वाण कहां। आखिर सब कुछ जानते हुए कोई दूसरा तो बुद्ध नहीं बन जाता। फिर भी मेरा मन करता था कि बुद्ध की ही तरह बौद्ध भिक्षु बनकर उनके द्वार पर जाऊं और उत्पल वर्णा मुझे बिना पहचाने मेरे भिक्षा पात्र में कुछ अन्न डालकर वापस अपने घर के अंदर चली जावे और मैं किसी बुद्ध मठ में। उसे याद कर आज भी प्राचीन ग्रीक कवि होमर के बारे में जॉर्ज ग्रिफिन द्वारा कही गई यह पंक्ति याद आती है कि पानी या बालू पर हजारों शब्द लिखने से बेहतर है पत्थर पर सिर्फ एक शब्द लिखना, क्योंकि बालू में पानी आने से वे सारे शब्द मिट जाते हैं, या हवा के झोंके से बालू उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और पानी पे तो शब्द लिखना है ही क्या। जाहिर है मेरे लिए उनके द्वारा बोले गए हजारों शब्द बनारस की गंगा बहा ले गई, किंतु मेरे मस्तिष्क रूपी पाषाण पटल पर वह खोद कर चली गई बस एक शब्द, उत्पल वर्णा। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी स्थिति का जिक्र किया है
कि इतनी सारी बातें जो हैं वो गंगा के पानी में बह गई, लेकिन एक चीज जो खुद ही रह गई वह थी उत्पल वर्णा। तो यहाँ पर इस 7वें उपखंड के पहले भाग को हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में इसके दूसरे भाग की तरफ हम चलेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।